हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी पीएससी यानी यूपी पीसीएस का आरओ के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। किसकी? ध्येय आईएएस की। उसका टेस्ट नंबर 6 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज टेस्ट नंबर 6 जीएस का जो है, टेस्ट नंबर 6 क्या है? जीएस का टेस्ट है। उसका पार्ट नंबर 2 है ना, उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे आज। अच्छा, इसका पीडीएफ कहाँ? RDXGS गुरु टेलीग्राम चैनल पे मैं आज जैसे ही ख़त्म होगा तो डाल दूंगा, ठीक है। इसका पूरा एवेल्युएसन जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो भी डाल दूंगा। तो अभी आप बस थोड़ा सा हेल्प करिए इसको बढ़ाने में, और बाकी मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद मैं जीएस वर्ल्ड का कराऊंगा, और फिर पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई अभी। किसकी? जीएस वर्ल्ड की, वो भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80, 79 तक पढ़ लिए थे कल। 80 क्या बोलता है? 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो पहले थे 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। इसमें मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। अभी 18 वर्ष है, पहले 21 थी। ओके। अगला, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? तो ये क्या होता है? 81 में हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रतिलंबन। देखो क्या होता है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें राष्ट्रपति क्षमा, लवकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, इन सब के द्वारा किसी को क्षमा दे सकता है। अब इनका मतलब समझ लो अलग अलग। जैसे क्षमा, क्षमा का मतलब होता है दंड और बंदीकरण दोनों को हटा सकता है। लवकरण क्या है? दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर सकता है। लवकरण मतलब दंड के स्वरूप को बदल देगा। परिहार क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि कम कर देगा, इसको परिहार बोलेंगे। विराम क्या है? दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर देगा, किसी विशेष परिस्थितियों में सजा कम कर देगा, विराम बोलते हैं। और प्रविलंबन क्या है? किसी दंड यानी विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक, यही है प्रविलंबन या प्रतिलंबन, ठीक है। डी ऑप्शन। अगला, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से सही है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है? नहीं। यह एक सामाजिक संस्था है? नहीं। संवैधानिक कौन सी होती है? जिसको संविधान में दर्जा दिया गया है, संविधान में बताया गया है। दोनों ही गलत हैं इसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। क्यों? संवैधानिक तो नहीं है, संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। सामाजिक क्या होता है? जो संसद के किसी एक्ट द्वारा बनी हो, लेकिन ये संसद के एक्ट द्वारा भी नहीं बनी। ये कैसे बनी है? तो ये जो हमारी मंत्रिपरिषद है ना, उसके एक संकल्प द्वारा बनाई गई है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। अगला देखो, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो इसमें कौन सा जो समान आचार संहिता जोड़ा गया था? ये नहीं जोड़ा गया था, ये तो पहले से ही था। शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया था? बिल्कुल जोड़ा गया था। क्या है इसमें? ये अनुच्छेद 39 च में है। अच्छा, ये जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये किसमें है? 39 क में है, ये भी जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये किसमें? 43 में क में, ये भी जोड़ा गया। 2 3 4 जोड़े गए मतलब, तो यानी कि बी ऑप्शन हो गया, 2 3 4, है ना। अगला देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्म से संबंधित सही सुमेलित कौन से हैं, बताना है। तो सोयाबीन फसल है, और जीवाणु कौन सा होता है? इसमें जीवाणु होता है राइजोबियम जैपोनिकम, सही है, ये होता है। जलीय फर्ण में एनाबेना एजोली, ये भी सही है। और लुसर्न में राइजोबियम मेलिलोती, ये होता है, सही है। तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखो, 84 हो गया। 85 में आ जाओ। 85 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो मिलाओ। जाइलम, जाइलम क्या आता है? जल का परिवहन करता है। मूल रोम जल का अवशोषण करती हैं, रोम जो जड़ें होती हैं। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम क्या है? हाँ, फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। और रंध्र क्या है? स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें? 85 में। अगला देखो, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? देखो, ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए 3 माध्यम होते हैं। क्या? चालन, संवहन और विकिरण। चालन संवहन में माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन विकिरण में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दाव एक अदिश राशि है? सही है, बताओ। दाव एक अदिश राशि है, एकदम बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, सत्य बताना है कौन सा है। दाब की इकाई डायन है? नहीं, पास्कल है, ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला ही सही है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। पास्कल है दाब की इकाई, पास्कल। 88 में आ जाओ। कथन कारण क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, सही है, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है, इसलिए खड़े नहीं हो सकते। कथन कारण सही, और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला,
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा और स्पर्श का बोध कराता है? ताप, पीड़ा और स्पर्श का तो कौन सा होता है बताओ? ये थैलमस होता है, ऑप्शन बी। नवासी में ऑप्शन बी होता है। देखो, थैलमस से ये ताप, पीड़ा, स्पर्श आदि का बोध होता है, थैलमस से। और सेरिब्रम से ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणा यानी समन्वय केंद्र है। ये सेरिब्रम समन्वय केंद्र का काम करता है। और हाइपोथैलेमस क्या है भैया? अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं उनमें हार्मोन का नियंत्रण को, हाइपोथैलेमस हार्मोन के नियंत्रण को नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, अलग अलग हो गया सबका। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? तो ये थैलीसीमिया में नहीं होती। किसमें नहीं होती? थैलीसीमिया, 90 में बी। डाउन सिंड्रोम क्या है भैया? डाउन सिंड्रोम एक मंगोली जड़ता भी कहते हैं इसको। हीमोफीलिया, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला। ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ए बी में सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए एंटीबॉडी नहीं होता। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगी कोई भी, लेकिन दोनों एंटीजन होंगे, है ना, इसलिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? अभिसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारित लेंस भी कहते हैं, अभिसारित लेंस कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। कवक, कवक के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन से सत्य बताना है? कवक अपना भोजन मृत अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल राइट है, करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कौन सा सही हो गया? केवल एक सही हो गया। 93 में हो गया ए। 94 आ जाओ। अब देखो, मैथ के क्वेश्चन आ गए। एक माता अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी है। मान लो बेटी एक्स एक्स की है तो माता हो गई 4x की। और पिता अपनी बेटी से 5 गुना है तो पिता कितने हो गए? 5x के। चलो, तो अब माता पिता की आयु का योग 135 है, यानी 5x प्लस 4x, इन दोनों को जोड़ दो, 9x हो गया। 9x बराबर 135। 135 हो गया। x बराबर क्या होगा? 9 से भाग देंगे तो 15 आ गया। तो क्या पूछा है? बेटी की आयु 15 वर्ष है। बी ऑप्शन ये वाली, 15 वर्ष। ठीक है, चलो अगला देखो। 94 हो गया, तो एकदम सिंपल था। 95। अब देखो, रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। देखो यहाँ मान लो रतन पवन के, पवन यहाँ खड़ा है तो इसके ये देखो, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये नीचे वाला साउथ हो गया। ये होता है ना। चलो, तो ये रतन जो है पवन के, यहाँ पवन है मान लो पी, तो रतन 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम हो गया साउथ वेस्ट, यहाँ होगा, यहाँ रतन है, रतन। ठीक है, यहाँ रतन है। ओके, 40 मीटर। ओके, चलो। और ललन पवन के, ललन जो है यहाँ, पवन यहाँ बैठा है, ललन कहाँ है इसके? ललन इसके 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट, तो 40 मीटर यहाँ पे है। 40 मीटर कौन है? ललन। ये ललन यहाँ है। ठीक है, तो ललन रतन के किस दिशा में? तो रतन के, इसके जो है ललन किस दिशा में? ये जो ललन है ना यहाँ, ये रतन के किस दिशा में? तो भैया एकदम ईस्ट में हो गया ना, तो ईस्ट है इधर, तो ये पूरब में, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ जगह चाहिए। अच्छा, चलो। यदि किस निश्चित कोड भाषा में डेट को ये लिखा जाता है, तो देखो अपोजिट है, डी का अपोजिट डब्लू, ए का जेड, टी का जी, ई का वी। तो कम को कैसा लिखा जाएगा? वो ये एकदम अपोजिट है। कम का सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। ओ का एल होता है, तो एक्स एल। और एम का क्या होता है? एन होता है, एक्स एल एन, एन हो गया, एक्स एल एन। कौन सा हो गया? एक्स एल एन, ये है ना, ए ऑप्शन। हाँ, और ई का हो जाएगा वी, एक्स एल एन वी, ए ऑप्शन। ठीक है, अपोजिट लिख रखे हैं एकदम। दूसरे चित्र में ये बताना एक्स की जगह क्या आएगा। देखो, अब देखो इसमें क्या किया है। हाँ, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 119 को होता है 17, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 सत्ते 119। और जो ये आएगा इस वाले नीचे वाले से डिवाइड करके, मतलब 17 से, मतलब नीचे वाले से, देखो एक मिनट, नीचे वाले यानी 17 से डिवाइड किया, ये ऊपर वाला जितना आएगा उसका, जितना आंसर आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है। देखो, फिर देखो इसे, यानी कि या इसका मतलब ये भी हो गया कि इसमें 3 से, ये वाले में 3 से भाग देंगे, और उससे उससे ऊपर वाले डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला आएगा। देख लो, नहीं तो 3 से भाग दिया 7 आया, 7 से 19 को डिवाइड किया तो क्या आया? 17 आया। अब इसमें 3 से भाग देंगे, कितना आया? 6। पहले इसको देख लेते हैं। 3 से भाग देंगे, 8 आया। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 184 को, तो कितना आया? 8 दूनी 16, और कितना बचे? 2। 8 या 24, 23, 23 आया ना। देखो सही है। अब इसको 6 को डिवाइड 18 को डिवाइड करो 3 से, तो 6 आया। 6 से डिवाइड करो फिर 174 को, जो आएगा वही आंसर है। तो 6 दूनी 12, 54, 5 बचा, 54 हो गए, 6 निमा 54, तो 29 होगा, 29। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी। ठीक है, ऐसे है सीरीज। अच्छा, यदि ए भाई है बी का, तो ए जो है भाई है बी का, तो ए मतलब प्लस है, भाई है तो प्लस लगा लो, है ना, भाई है। ठीक है, अगला। सी पिता है ए का,
सी यहाँ पिता है ए का, तो ये भी प्लस हो गया, सी पिता हो गया ए का। डी भाई है ई का, लेकिन अभी ई कौन है पता नहीं, तो यहाँ दिया है, लेकिन ई पुत्री है बी की, तो यहाँ पुत्री होगी ना, बी की पुत्री है, तो ई, ई मतलब माइनस हो गई, लेडी है। अच्छा, लेकिन क्या, अब ऊपर वाले को अब देखो, डी भाई है ई का, तो यहाँ डी आ गया, भाई है ना इसका, तो प्लस ले लो, ये दोनों आपस में, ये एक पीढ़ी है। अब क्या पूछा है, तो डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है, डी का चाचा, तो डी का देखो, ये बी की बेटी है ई, तो बी का बेटा, क्योंकि ये भाई बहन है दोनों डी और ई, तो बी का बेटा हो गया ये। अब इसका बेटा है, और ये दोनों, बी का भाई है ए, तो चाचा कौन हो गया, ए हो गया ना भाई, डी का चाचा ए हो गया, ए हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है ए। चलो अब देखो, उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। जोड़ घटाव गुणन, ये सही है, भिन्न अलग संख्या है। जोड़ घटाव गुणन और भाग होता तो एक जैसा होता, तो भिन्न अलग हो गया ना, डी। अगला देखो, 5 घड़ियां क्रमशः 2, 4, 5, 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, है ना, ये टाइमिंग है। किसी समय एक साथ बजने के बाद वह कितनी देर बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, तो देखना भैया, 3, 4, 5, 6, 7, इनका क्या है, एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, लो, ये आएगा 420 आएगा, है ना, 420 आता ना, एक बार करके देख लो इसको। हाँ, 420 आएगा, इनका एलसीएम लिया 420, क्या है, सेकंड की बात हो रही है ना, सेकंड की, तो 420 सेकंड। अब इसका मिनट बता लो, देखो जब ऐसा समय दिया हो ना, तो उनका पहले एलसीएम ले लो, और जो अगर मिनट में पूछा है तो मिनट में, इसमें मिनट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 7 आ गया, 7 मिनट बाद बजेंगी एक साथ। एलसीएम जितना आएगा ना, उसी उसी समय एक साथ फिर बजेंगी, है ना, जितना एलसीएम होगा उतने ही समय बचती हैं। तो ऐसे एलसीएम लेके, क्योंकि सेकंड में आया था 420 सेकंड, तो इसको मिनट करेंगे, 60 से भाग दे दो, तो आ गया 7 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, नहीं आया तो समझ लेना, एक बार इसको डालूंगा जब पीडीएफ, और दोबारा देख लेना इसको। अच्छा, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 क्या होगा, देखो जिस दिन हमारा साल का जो दिन पड़ता है ना, मतलब 18 तारीख 1997 को अगर मंगलवार है, तो 18 फरवरी 1998 को उससे अगला दिन होगा, अगर अधिवर्ष नहीं है तो, और चूँकि 98 अधिवर्ष नहीं है, इसलिए सेम सही है। तो क्या हो गया, 18 फरवरी 1998 में हो गया मंगलवार, और ये 99 में हो गया 18 फरवरी को बुधवार, और 2000 में हो गया बृहस्पतिवार। लेकिन 2000 क्या है, अधिवर्ष है, और अधिवर्ष चूंकि इसमें काउंट नहीं है, अधिवर्ष क्या है, फरवरी 29 की होती है अधिवर्ष में, लेकिन फरवरी 18 की बात होती है, अगर मार्च की बात होती तो काउंट होती। तो देखो, 18 मंगलवार हो गया, 98 में बुधवार, 99 में बृहस्पतिवार, और 2000 में शुक्रवार होगा, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार होगा, 2000 में क्या होगा, शुक्रवार होगा। अगर ये मार्च की बात होती तो 29 वाला दिन भी एक जुड़ जाता, फिर अगला दिन पहुंच जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 18 फरवरी की बात है, इसलिए अधिवर्ष तो है 2000, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। अगला देखो, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक कितनी गिनती में पाँच पाँच कितनी बार आएगा, 1 से 99 तक 5 कितनी बार आता है, पहले तो ये देख लो, ठीक है, 1 से 99 तक 5 जो है कितनी बार आता है, ये आता है टोटल 20 बार, लगा के देख लेना आप, 20 बार आता है, क्योंकि देखो 5 आया, फिर 15 आया, 25 आया, 35 आया, फिर 45 आया, उसके बाद 50 आया, 51 आया, 52 आया, 53 आया, 54 आया, 55 में 2 बार आया, 56 आया, 57 आया, 58 आया, 59 आया, फिर 65 आया, 75 आया, 85 आया, 95 आया, ये 20 बार होता है। लेकिन इसमें से बोला है कि 3 से विभाज्य संख्याओं को हटा दो, तो 3 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी, 6 संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं, कौन कौन सी, 15, 45, 51, 54, 57, 75, तो इनको हटा दो, तो टोटल 20 थी, 6 हटा दी तो 14 बार आएगा, ठीक है, यही पूछा था, ठीक है जी। अगला देखो, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तथा 50% अंग्रेजी में फेल हुए, 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो ज्ञात कीजिए हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। देखो भैया, हिंदी में फेल कितने हुए हैं, 40%, तो पास कितने हुए हिंदी में, 60%, ही घुमाया है, अननेसेसरी है, फालतू में घुमाया है इतना। तो एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो हिंदी में पास कितने हुए, 60%, यही तो पूछा है क्वेश्चन, बस यही सही है, ठीक है जी। घुमाया है, देखो कभी कभी क्या है ना, अननेसेसरी घुमाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, XYMZ एक काम है ये, एक काम को कितने दिन में करते हैं, एक मिनट इसका, हाँ, एक काम को 12, 15 और 18 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। देखो इनका मेरे हिसाब से, देखो मेरा करने का तरीका इसमें अलग है, मैं 12, 15, 18 का एलसीएम ले लूँगा, कितना आएगा, 180 आएगा, है ना। अब
180 को भाग दो 12 से तो कितना आया 15 आया, यानी ए का डेली का काम 15। फिर बी का काम कितना है 15 से भाग दोगे तो 12, बी का 12 हो गया, और सी का 18 से भाग दो 10, यानी ए काम करता है 15, बी करता है 12 पर डे और सी करता है 10। अब तीनों को जोड़ दो, 12 15 27 37, तो 180 को 37 से भाग दे दो और जो भी आएगा वही आंसर है, इतने दिन में कर देंगे। तो आंसर ये आएगा, दे लेना भाग, ए ऑप्शन आएगा। कौन सा ए, कौन सा 4 सही 32/37 ये आएगा। ठीक है, अगला देखो। अब बताना क्या, लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा, लुप्त संख्या। देखना जरा, पहले 48 का आधा 24 हुआ, फिर 3 गुने हुए, फिर आधा हुआ, फिर 3 गुने हुए, फिर आधा हो जाएगा 54। 108 का आधा 54, डी ऑप्शन। ठीक है, ये सीरीज चल रही है। किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है। अब देखो दिमाग लगाओ, 35% उसके 50% से 12 कम है, 12 कम है, यानी कि 50% से 35% 15 कम है, यानी 15% की वैल्यू क्या आ गई भाई, 15% ही तो है 35%, 15% कम है 50% से, तो 15% बराबर है 12 के। तो 1% बराबर क्या होगा 12/15, और 100% इंटू 100, तो 5 3 बार 15, 5 से 20 बार हो गया, और 3 से 4 बार हो गया, तो 4 गुणा 20 80 है। संख्या क्या है 80, कौन सी है संख्या 80 है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध, अच्छा ठीक है इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। अब आ गया कौन सा जीएस का। निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है, तो किसका है, रसिया का है। ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, रसिया है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। कजरी क्या है भैया, कजरी ये कहाँ मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है। और चैता ये फाल्गुन पूर्णमास में चैत महीने में होता है, और ये भैया प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। 107 हो गया, अगला 108। निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है, तो भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर ये हैं, महापरिनिर्माण मंदिर नहीं है। ये कहाँ पे है फिर, ये भैया कुशीनगर में स्थित है। 108 में कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कथन कारण क्वेश्चन है, मैग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक होते हैं, बिल्कुल राइट है, होते हैं। मैग्रोव वन समुद्री तूफानों को प्रभावितता कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल राइट है। ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा किसमें, 109 में। ठीक है, आ जाओ 110 में। निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव होता है, वायु प्रदूषण का इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। किस पर होता है, लाइकेन पर होता है, लाइकेन पर होता है, ऑप्शन डी। लाइकेन जो है प्राकृतिक संकेतक भी माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी, बताना 111 में। कौन सा है, तो यह 100 ये हो गया डी। देखो 2 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी। कहाँ, 2 नवंबर 1925, इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 1925, डी ऑप्शन। अगला देखो, चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है, सही है ये बात। एक मिनट इसको मिटाने दो, एक मिनट मिटा लेने दो इसको। हाँ, तो चंबल नदी यमुना के पास इटावा के पास, यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है, ये बात सही है, पहले में हो गया एकदम सही। अच्छा, और दूसरा क्या है, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा पर बहती है, सही है, ये भी बात सही है, दोनों सही है, सी ऑप्शन। 12 हो गया। 13 में आओ, अधेश्वर अधेश्वर दूधसागर चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फल की, अधेश्वर दूधसागर चंपा किस फल की किस्म है, तो बताओ किसकी है, तो ये भैया केले की हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 113 में बी, केले की हैं। ठीक है, केले की प्रमुख प्रजातियाँ ये। और देखो ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है मुख्यतः, वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर में। अगला, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, उर्वरक और कारखाना। उर्वरक कारखाना आंवला में, उर्वरक कारखाना आंवला में सही है। तेल शोधक कारखाना मथुरा सही है। डीप मीट फ्रीज ये वाला जो है ना, डीप मीट फ्रीज प्लांट अलीगढ़, ये नहीं है। बाकी परमाणु शक्ति केंद्र और तो पता है, तो कहाँ है भैया ये सी ऑप्शन, ये डीप मीट फ्रीज जो है ये टुंडला में है, फिरोजाबाद में। सी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, ये सी नहीं है सही। अगला देखो, 14 हो गया था, 15 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में है, तो यह बेलन नहर जो है ना, बेलन नहर कहाँ पे, प्रयागराज में। बेलन इंपॉर्टेंट है, अब सभी नहर देख लेना थोड़ा। बेलन नहर प्रयागराज में। केन कहाँ है भैया, केन बांदा जिले में है। और ये नगवा बांध नहर ये कहाँ है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में बहती है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। और सपरार नहर कहाँ पे है भैया, ये हमीरपुर और झांसी में, सपरार हमीरपुर झांसी में। अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये सोनभद्र है। कौन सा, 116 में डी। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर सोनभद्र, और तीसरे नंबर पर हरदोई, चौथे पर सीतापुर। तो दूसरे नंबर पर
सोनभद्र तीसरे पर हरदोई है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। बलिया, बलिया में क्या काम होता है, देखो पहले देखो। अमरोहा, अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र, सी में हो गया 4। बलिया किस लिए फेमस है, बलिया में बिंदी के लिए। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत फेमस जो है वो बात है, जिला और ओडीओपी में फेमस। तो बलिया बिंदी के लिए फेमस है। आजमगढ़, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए, है ना, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र हो ही गया, और बरेली भैया जरी कलम के लिए गया। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है जी। अगला आ जाओ 18 में। 18 में आओ, कहाँ है 18, क्या बोलता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गहन पारिस्थितिकी तंत्र अर्नीज नेस, अर्नीज नेस का है, सही है, बिल्कुल सही है। गहन पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा अर्नीज नेस ने दी। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले ने दी, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी की परिभाषा किसने, जी टेलर ने, नहीं, किसने दी फिर, हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने दी पारिस्थितिकी की परिभाषा, तो इसलिए सी गलत है। पारिस्थितिकी निसे की ग्रीन लेने सही है। निसे की ग्रीन लेने, पारिस्थितिकी तंत्र टांसले, और गहन पारिस्थितिकी अर्जिनेस, और केवल पारिस्थितिकी की अर्नस्ट हैकल ने, सी ऑप्शन इसमें गलत था। अगला देखो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, वाहक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वेक्टर, इंग्लिश का ही शब्द दिया है इसमें। अच्छा, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस शहर में, तो ये भैया गोरखपुर में है। कहाँ पे, गोरखपुर में, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है गोरखपुर। जून, अब देखो करंट आ जाएगा, जून महीने का करंट है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ, तो ये भैया इंपोर्टेंट है, बलरामपुर में, 121 में ए, बलरामपुर में किया गया। अगला देखो, हाँ, किस देश की यात्रा, जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, ये याद रखना, सर्वोच्च नागरिक कई मिल गए हैं, देखो कई देशों के मिल गए हैं, अब याद कैसे रखोगे, नाम से कुछ पकड़ लेना, इसमें पहचान कर लेना। देखो जैसे ऑर्डर ऑफ नाइल पकड़ लेना, ऑर्डर ऑफ नाइल किसका है, ये मिस्र का है, मिस्र, ए ऑप्शन है, ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का है, जून में मिला। 122 में भी ए हो गया। 23 आ जाओ, जून 2023 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IIP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, वैश्विक शांति सूचकांक में कितना है, ऑप्शन ए हो जाएगा 126 में, 123 में ए, 126 में है। और टॉप पे कौन है, आइसलैंड रहता है इसमें टॉप पे, ठीक है। अगला, जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला कानून पारित कर दिया है, यूरोपीय देश है कोई जिसने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला कानून पास किया है, तो कौन है ये, एस्टोनिया है, ऑप्शन ए, एस्टोनिया ने पारित किया जून में, ऑप्शन ए एस्टोनिया। अगला, जनवरी 2024 से लागू होगा वो। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट क्या नाम है इसका, INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। INS कृपाण उपहार में दे रहे हैं हम, INS कृपाण को उपहार में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं बताओ, तो ये वियतनाम को दे रहे हैं, किसको, वियतनाम को, डी ऑप्शन। 125 में डी। 26 आ जाओ, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसमें सूची में भारत का स्थान कौन सा है, 123 में, 123 की जो 2023 की जो सूची आई है, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो हम जो है 127वें स्थान पे हैं जेंडर गैप रिपोर्ट में, ठीक है। और शीर्ष पे कौन है, आइसलैंड है इसमें, शीर्ष पे आइसलैंड। पेट्री ओरपो जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो एकदम क्लियर है, किसके, फिनलैंड के। साना मरीन थी ना पहले, उनका स्थान लिया इन्होंने, पेट्री ओरपो ने, फिनलैंड। अगला देखो, जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाजी की जहां बात आई भारत की, तो एक ही नाम है, भवानी देवी, इंपॉर्टेंट है भवानी देवी, और ये पहली महिला बन गई हैं, ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने कोई पदक जीता है तलवारबाजी में, ओके। अगला, भारत की पहली महिला है, विश्व की नहीं, भारत की। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था भैया कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन ए आ गया 29वें में, ऑप्शन ए कहाँ हुआ है, नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ, पेरिस में। अगला, 2023 में, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार है ना, से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है, सलमान रुश्दी साहब को, बी ऑप्शन, सलमान रुश्दी साहब को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला कितना हो गया, 130 हो गया, 10 क्वेश्चन और हैं इसके, कंप्लीट कर लेते हैं।
जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी? जो टाइटन पनडुब्बी थी भैया, टाइटन जहाज था ना जो डूबा था अटलांटिक महासागर में, उसी को देखने के लिए, उसके मलबे को देखने के लिए गए थे ये, और इसका नाम भी था पनडुब्बी का टाइटन पनडुब्बी। इसी में विस्फोट हुआ था और उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक तो बाप बेटे ही थे दो, है ना। जून 2023 में को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो यह है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, बी ऑप्शन। और 2015 में पहली बार मनाया गया, तो 15 और 23 9वां संस्करण था, ठीक है। अगला देखो, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने की फैसला किया है जून में? तो कौन? यूएसए क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इन सबसे बाहर निकल गया था, सब चीज़ों से बाहर निकल रहा था, जिम्मेदारियों से। अब यूएसए दोबारा से इसमें आ गया है, तो यूएसए सी ऑप्शन। 33 में ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? बताओ। इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन म्यूनिख में हुआ। कहाँ हुआ है? म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में, म्यूनिख, ए ऑप्शन, ठीक है। 134 में ए। म्यूनिख क्या है? एक चीज़ और बताऊँ, ये जो हमारा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ना, उसको यही म्यूनिख एयरपोर्ट ही बना रहा है। म्यूनिख एयरपोर्ट जो चला रहा है ना, वही कंपनी बना रही है इसको। ये थोड़ा एक अलग से फैक्ट बता दिया मैंने आपको। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी? कोई तूफान था, कौन सा तूफान था? बताओ कौन सा था। तो ये तूफान कौन सा था? ये था भैया बिपरजॉय। बिपरजॉय ऑप्शन ए, 35वें में ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा जान लो। ये साइक्लोन आया था बिपरजॉय, इसने गुजरात और राजस्थान ज़्यादातर प्रभावित किए थे। गुजरात और राजस्थान, बिपरजॉय। कहाँ आया फिर? गुजरात राजस्थान मतलब कहाँ आया? तो ये आया बंगाली खाड़ी में? नहीं। किस में आया फिर बताओ? बंगाली खाड़ी में नहीं आया, तो किस में आया बताओ? आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब इतना तो बताना पड़ेगा आपको। अगला 36 देखो, 36 देखो कहाँ है। हाँ, जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। किसको? गीता प्रेस गोरखपुर। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक न्यायिक आयोग बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको बोलते हैं, है ना। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में रहा है। तो ये है न्यायमूर्ति अजय लांबा साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया 3 सदस्यीय। इसमें 2 सदस्य और कौन कौन है? हिमांशु शेखर दास, क्या है ये? पूर्व आईएएस अधिकारी। और आलोक प्रभाकर, पूर्व आईपीएस अधिकारी। ये 3 है, लेकिन ये जरूर याद रखना अजय लांबा साहब हैं, ठीक है। 38, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। क्या है ये स्वदेश विकसित भारी टॉर्पीडो है। क्या है? वरुणास्त्र क्या है? भारी टॉर्पीडो। 38 में हो गया ए, ठीक है जी। अगला देखो 39, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो भैया ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। बी ऑप्शन हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने जीता, और किसको हरा के? कैस्पर रूड को हराकर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 40वां, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक घोषणा, अटलांटिक डिक्लेरेशन इंग्लिश में बोलेंगे। ये किन 2 देशों के बीच हुई है? तो यूएसए और यूके के बीच हुई है अटलांटिक डिक्लेरेशन या अटलांटिक घोषणा। किस लिए? ये जो वर्तमान में चुनौतियाँ आ रही हैं, जैसे चीन की चुनौती है, रूस की चुनौती है, तो इनसे निपटने के लिए इन दोनों ने गठबंधन बनाया, घोषणा की है, क्या? अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थोड़ा हमारे चैनल को बढ़ाने में हेल्प करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।